Hello everyone, welcome to the lecture 5 of Sale of Goods Act by Golden Law. So till today हमने 4 lectures किए हैं जिसमें हमने 1 to 13 sections plus introduction and history of Sale of Goods Act कर चुके हैं. तो today we are going to start with our lecture 5 जिसमें हम basically section 14 से लेके section 17 तक cover करेंगे. That is express and implied conditions and warranties. ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. तो अभी हमने अपने कल के लेक्चर में कवर किया था कंडीशंस एंड वारंटीज. तो अभी कल के लेक्चर में हमने बेसिकली दो सेक्शंस कवर की थी, दैट इज आवर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13. सेक्शन 12 में बेसिकली कंडीशंस एंड वारंटीज थी एंड सेक्शन 13 में हमने ये देखा था कि कब कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी सेक्शन 14. तो सेक्शन 14 टू 17 करेंगे जिसमें हमारी आ रही है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी. ठीक है, अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. So now today we are going to start with a section 14. Now before starting section 14 एक बार quick recap कर लेते हैं that conditions and warranties क्या होती है. तो yes, तो now section 12 क्या कह रहा है? section 12 clause 1 में stipulation की definition दी गई है. Now section 12 stipulation basically दो तरह की होती है, conditions and warranties. Conditions क्या होती हैं? Conditions वो stipulations होती हैं which are essentials for the main purpose of contract. कि अगर ये stipulations breach हो गई तो जो main purpose है contract का वो ही हमारा defeat हो जाएगा, वो हमारी conditions होती है. और अगर seller condition को breach कर रहा है then buyer has a right to repudiate the contract, to cancel the contract or reject the goods. Now वारंटी जो है, वारंटी हमारी जो होती है वो असेंशियल टू द मेन पर्पस नहीं होती बट कोलेटरल होती है. ठीक है, जो आपका मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर सेलर वारंटी को ब्रीच करता है, जो स्टिपुलेशन वारंटी के अंदर होती है उसको ब्रीच करता है, तो जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिफीट नहीं होता है. लेकिन ऑब्वियसली अगर जो सेलर है वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन ऑन द अदर हैंड वो उस चीज को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन उसकी जो है वो डैमेजेस देनी पड़ेंगी. तो उस केस में अगर सेलर ब्रीच करता है वारंटी देन बायर हैज अ राइट कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सेलर को स्यू कर सकता है, बट ही कांट कैंसिल और रिपीटेट द कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस वाज अ कंडीशन एंड वारंटी. नाउ कुछ केसेस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जाता. ठीक है, तो देयर वर सम केसेस जो हमने कल के सेशन में किए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 14 जो बेसिकली बात कर रहा है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन. सो नाउ कंडीशंस हमारे पास दो तरह की होती है, एक्सप्रेस कंडीशंस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस. अभी एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होती हैं? वो कंडीशंस जो दोनों पार्टीज दैट इज सेलर एंड बायर एक दूसरे के साथ अग्री करते हैं, एक्सप्रेसली अग्री करते हैं, वो हमारी एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं. ठीक है, अभी नाउ फॉर एग्जांपल जो कल के एग्जांपल की थी, दैट एक्सप्रेस कंडीशन क्या थी कि कार रेसिंग के लिए गाड़ी चाहिए तो स्पीड जो है इट मस्ट बी 200 किलोमीटर पर आवर. तो दैट वाज एन एक्सप्रेस कंडीशन जो एक्सप्रेसली अग्री की गई थी बाय बिटवीन बोथ द पार्टीज. ठीक है, तो अभी और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो एक्सप्रेसली अग्री कर रहे हैं, वो हमारी एक्सप्रेस कंडीशंस है. अभी एक्सप्रेस कंडीशंस के अलावा हमारे पास होती है इम्प्लाइड कंडीशंस. नाउ सो इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी कंडीशंस होती है? इम्प्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो बाय लॉ अपने आप दोनों पार्टीज के ऊपर अप्लाई हो जाती है. ठीक है, तो अगर कोई भी कंडीशंस, देयर आर सम एक्सप्रेस कंडीशंस जो दोनों पार्टीज ने एग्री की हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बाय लॉ अपने आप दोनों पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं. ठीक है, सो सेक्शन 14 टू 17 जो है इन्हीं कंडीशंस एंड वारंटीज के साथ डील करता है. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन कि अगर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस दोनों है, ठीक है, तो अभी कुछ ऐसी टर्म्स या कंडीशंस दोनों पार्टीज के बीच में हुई हैं एक्सप्रेसली जो इम्प्लाइडली को ओवररूल करे. ठीक है, नाउ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस, तो उस केस में जो एक्सप्रेस टर्म्स हैं जो दोनों पार्टीज ने एक्सप्रेसली अग्री किया है वो प्रिवेल होगा ओवर इम्प्लाइड कंडीशंस. तो अगर कुछ अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, इम्प्लाइड कंडीशंस जो हमारी सेक्शन 14 टू 17 में दी गई हैं वो अप्लाई होंगी ऑन दी पार्टीज. ठीक है, so there are some implied conditions. First we have is condition as to title, sale by description, sale by sample and all. ठीक है, तो एक एक करके करते हैं. First we have is condition as to title. So condition as to title is given under section 14. So condition as to title में क्या कह रहे हैं? That there is an implied condition on the part of seller that in the case of sale he has right to sell the goods, and in the case of an agreement to sell he will have a right to sell the goods at a time of contract. तो अगर सेल हुई है तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो सेलर है वो बायर को सेल कर रहा है, उस टाइम पे उसके पास राइट है टू
सेल द गुड्स, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, अगर अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, तो जिस टाइम पे जो सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो जिस टाइम पे जो सेलर है वो सेल करेगा, उस टाइम पे सेलर के पास राइट टू सेल होना चाहिए, ठीक है। तो सेलर के ऊपर एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि अगर सेल हो रही है तो जिस टाइम पे वो सेल कर रहा है उस टाइम पे उस सेलर के पास राइट टू सेल है, और अग्रीमेंट टू सेल है तो जिस टाइम पे वो सेल करेगा उस टाइम पे सेलर के पास राइट टू सेल होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल करें एक, तो सपोज कि अभी ए ने बी को एक कार बेची, सेल करने के बाद बी को ये चीज पता चली कि ये जो गाड़ी थी इट वॉज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी परचेज करने के बाद उसे ये चीज पता चली कि ये जो गाड़ी थी इट वॉज स्टोलन प्रॉपर्टी, तो अगर वो स्टोलन प्रॉपर्टी थी तो ए के पास तो राइट था ही नहीं ना उसको सेल करने का, बिकॉज वो उसकी थी ही नहीं। तो जब ए के पास राइट ही नहीं था उसको सेल करने का तो उसने सेल कैसे कर दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंडीशन एज टू टाइटल है, ठीक है, वो यहाँ पर जो सेलर था उसने ब्रीच की थी, तो नाउ ए हैज राइट, सॉरी बी हैज राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट देन। तो अगर कोई भी कंडीशन बेसिकली यही होती है कि जो बंदा सेल कर रहा है उसके पास राइट होना चाहिए, मतलब उसके पास टाइटल होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए गुड्स की जिसे वो बेच रहा है। अगर ओनरशिप ही नहीं है, टाइटल ही नहीं है, तो फिर वो क्यों ही बेच रहा है, बिकॉज यू कांट पास द प्रॉपर्टीज व्हाट यू डोंट हैव, ठीक है ना। तो उसका एक केस करते हैं। नाउ केस इज नीलबर्ट वर्सेस कन्फेक्शनर्स मटेरियल कंपनी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिपेंडेंट था उसने 3000 टिन्स जो थी कंडेंस मिल्क की वो प्लेंटिव्स को बेची थी, ठीक है। अभी जब वो प्लेंटिव के पास पहुंची तो ये चीज डिस्कवर की गई कि जो 3000 में से 1000 टिन्स थी उसे नेस्ले ब्रांड से लेबल किया गया था। आफ्टर दैट जो मैन्युफैक्चरर था नेस्ले ब्रांड का उसने क्यों कर दिया एंड क्लेम किया कि ये नेस्ले ब्रांड का ये क्या है, ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है, जिसकी वजह से प्लेंटिव को ब्रांड्स को रिमूव करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे रिड्यूस प्राइस पे गुड्स जो थी वो सेल करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो प्लेंटिव था उसने सेलर्स को स्यू किया फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल। क्यों? क्योंकि नेस्ले ब्रांड, ये जो ब्रांड का सामान वो बेच रहे थे नेस्ले ब्रांड, वो उनका ब्रांड नहीं था, ठीक है। तो इट वाज अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो यहाँ पर उनके पास एक्चुअली इस ब्रांड को सेल करने का जो राइट था वो नहीं था, ठीक है। टाइटल नहीं था उनके पास, राइट नहीं था, स्टिल दे सोल्ड इट। तो यहाँ पर जो उन्होंने कंडीशन एज टू टाइटल टाइटल थी उसे ब्रीच किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर डैमेजेस रिकवर करना चाहे तो दैट इज, ठीक है। अभी वो हो गया हमारा ब्रांड और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस। नाउ वी हैव केस फॉर, नाउ वन मोर केस वी हैव इज रोलिन वर्सेस डिवॉल्ट, ठीक है। तो अब इस केस में क्या था कि प्लेंटिफ ने एक गाड़ी खरीदी थी डिफेंडेंट से, बट बाद में उसे पता चला इट वाज स्टोलन। जो ट्रू ओनर था उसने उसे रिक्लेम कर लिया। यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, हेल्ड किया कि जो सेलर था उसके पास लीगल टाइटल नहीं था, सो इट वाज वाइड। एंड जो यहाँ पर सेलर था उसने एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल को ब्रीच किया था, ठीक है। So now here buyer can reject the goods of buyer. Next condition we have a sale by description. अभी sale by description का section 15 के अंदर देखिए। Now it is very, मतलब बहुत ही simple condition है, नाम से पता चल रहा है that sale by description, कि अगर seller कुछ description provide करके goods को sell कर रहा है, ठीक है, अगर seller ने कुछ description दी है, ठीक है, एंड अगर उन description के basis पे जो seller है वो goods को sell कर रहा है, तो जो description उसने दी थी, जो गुड्स उसने भेजी हैं वो उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। कि अगर सेल हो रही है गुड्स की बाय डिस्क्रिप्शन तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन बनती है कि जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी ने अगर बासमती राइस ऑर्डर किए हैं एंड बासमती राइस क्या होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी जो बासमती राइस मिलेंगे, ठीक है ना। अगर उसके बाद वो नॉर्मल राइस रिसीव कर रहा है तो यहाँ पर गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं हो रही, तो डी हैज राइट टू रिजेक्ट देम, डी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस होते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट, that buyer has never seen the goods. Second, the buyer has seen the goods but relies on what was stated to him. And third, packing of goods also forms part of description. तो first we have this buyer has never seen goods, कि जो buyer है उसने goods कभी देखे ही नहीं, seller ने जो description उसे provide की उसने उस description के भरोसे पे जो goods थी वो मंगाई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बायर ने कभी भी गुड्स को नहीं देखा होता, कंप्लीटली वो
सेलर की तरफ से जो डिस्क्रिप्शन आई होती है उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा होता है। जैसे फिर बासमती राइस, तो यहाँ पर क्या था कि बायर जो था उसने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी थी दैट आई नीड बासमती राइस, ठीक है। तो अभी उसे नॉर्मल राइस मिल गए, तो यहाँ पर बायर बायर जो था उसने गुड्स नहीं देखी थी, ठीक है। तो फर्स्ट ना होता है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो बायर जो सेलर था उसने डिस्क्राइब किया था गुड्स को कि ये जो टेबल है इट इज एन एंटिक टेबल, ठीक है। इट्स फ्रॉम 1930 1993, तो ऐसे करके उसने कहा था कि एंटिक टेबल है। अभी आफ्टर रिसीविंग दैट टेबल उसे पता चला कि ये जो टेबल है इट इज नॉट एक्चुअली एंटिक, ये मतलब 2000 का बना हुआ है, इसे सिर्फ एंटिकली किया गया है, ठीक है। तो रिसीव करने के बाद उसे ये चीज़ अगर पता चल रही है कि ये जो टेबल है ये एक्चुअली में एंटिक टेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो उस केस में भी जो डिस्क्रिप्शन है, तो नाउ सेकंड वी हैव इफ बायर हैज सीन गुड्स बट रिलाइज ऑन व्हाट वाज स्टेटेड टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर ने एक्चुअली गुड्स को देखा होता है बट वो रिलाई किस चीज पे करा होता है, जो उसे बताया गया होता है। जैसे कि एंटिक टेबल, सपोज सेलर ने कहा कि ये जो टेबल है इट इज एन एंटिक टेबल, ठीक है। तो अब ये बायर जो है उसने हालांकि टेबल देखा है लेकिन वो रिलाई क्या कर रहा है, सेलर की डिस्क्रिप्शन पे कर रहा है कि ये एक एंटिक टेबल है। अभी अगर उसके बाद उसे ये चीज पता चलती है दैट टेबल वाज नॉट एक्चुअली एंटीक, तो वहां पर जो बायर है उसने कंडीशन को ब्रीच किया है दैट सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन उसने कुछ और प्रोवाइड किया बट एक्चुअल में दैट वाज नॉट एक्चुअली एंटीक टेबल। तो उस केस में भी जो बायर है ही कैन एक्चुअली रिजेक्ट द गुड। नाउ थर्ड वी हैव अ पैकिंग ऑफ गुड्स आल्सो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अगर मान लो कि सेलर ने जो थी वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया था कि जो ये गुड्स हैं वो इस तरह से पैक होके आएंगी, तो अभी आफ्टर रिसीविंग बायर को अगर लगता है कि ये गुड्स उस हिसाब से पैकिंग नहीं हुई है, तो इवन इन दैट केस सील बाय डिस्क्रिप्शन की जो कंडीशन है उसे ब्रीच माना जाएगा एंड जो बायर है ही कैन एक्चुअली रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें कि सपोज 4 तरह के परफ्यूम है अभी सेलर बेच रहा है, तो सेलर ने क्या कहा है कि एक ये मतलब इन चारों फ्रेग्रेंसेस का एक एक परफ्यूम जो है वो एक एक बॉक्स में जाएगा और ऐसे सेट बन के ऐसे 10 सेट वो डिलीवर करेगा। अभी नाउ आफ्टर रिसीविंग जो सेलर है उसको एक्चुअली में वो उस हिसाब से वो सेट बन के नहीं आए, तो इवन इन दैट केस पैकिंग जो थी वो भी डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में पार्ट करेगी एंड सेलर जो है वो जो बायर है वो उस रीजन की वजह से जो गुड्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी एक केस देख लेते हैं तीनों केसेस में दैट फर्स्ट वी हैव फर्स्ट जो था हमारे पास बायर हैज नेवर सीन गुड्स, तो इसका अगर केस लॉ देखें तो केस लॉ क्या है, इट्स वॉल्डे वर्सेस स्विफ्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था उसने सेकेंड हैंड ड्रिपिंग मशीन जो थी, सेकेंड हैंड ड्रिपिंग मशीन जो थी वो डिफेंडेंट को बेच दी थी, ये कह के कि ये एक न्यू मशीन है और उसे क्लियरली ही यूज किया गया है। बट जब विप ने वो मशीन एक्चुअली में रिसीव की, ठीक है, तो ही फाउंड इट दैट इट वाज एन ओल्ड मशीन और बहुत ही पुअर कंडीशन में है, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन उसे प्रोवाइड की गई है उस डिस्क्रिप्शन से अलग है। तो यहाँ पर उसने जो था उस गुड्स को रिसीव करने से रिफ्यूज कर दिया। वाल ने जो था उसने क्यों करा फॉर प्राइस, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की गई कि सिंस जो मशीन थी वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रही थी, तो जो फ्लिप है ही कैन एक्चुअली राइट ही हैव एन एक्चुअली राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, इस वजह से उसने जो गुड्स थी वो रिजेक्ट कर दी। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्या था केस हमारा, दैट बायर हैज सीन गुड्स बट रिलाइज ऑन व्हाट वाज स्टेटेड टू हिम। तो यहाँ पर इसका जो केस है वो हम करेंगे डील वर्सेस टेलर। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ था उसने एक कार खरीदी थी जिसे कि एडवर्टाइज किया गया था 1961 मॉडल कह के, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि ये एक्चुअली दो कार्स को वेल्डिंग की गई थी जिसकी, और उसके कॉम्बिनेशन से ये कार बनी थी और सिर्फ एक जो पार्ट था पर्टिकुलरली वो ही 1961 का था। तो उस वजह से जो सेलर था जो बायर था उसने गुड्स को जो था वो रिजेक्ट कर दिया एंड यहाँ पर जो बायर था उसके पास राइट था गुड्स को रिजेक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को रेपिटेट करने का, बिकॉज जो गुड्स थी वो बाय डिस्क्रिप्शन होल्ड की गई थी एंड जो सेलर था उसने ये कंडीशन को ब्रीच किया था। As the goods were not matching with the description actually. अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो था दैट वाज नेक्स्ट केस हमारा था पैकिंग ऑफ गुड्स आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो उसका केस वी हैव इज मोर एंड कंपनी लिमिटेड। तो इस केस में क्या हुआ था कि बायर ने बेसिकली 3000 टिन्स जो थी वो परचेज की थी केन्ड फ्रूट की, ठीक है।
एंड वो जो टीन्स थी वो पैक होनी थी 30 टीन्स, वो केसेस रिसीव हुए तो वहां पर 30 की जगह 24 जो टीन्स थी वो पैक की गई थी। तो यहाँ पर भी जो बायर था उसके पास राइट था कि वो जो गुड्स था उसको रिजेक्ट कर सकता था, बिकॉज पैकिंग जो डिस्क्राइब की गई थी उस हिसाब से उसे गुड्स रिसीव नहीं होते। ठीक है, तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन का जो कंडीशन थी वो सेलर ने एक्चुअली जो थी वो ब्रीच की थी। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सेल बाय सैंपल। अब ये सेल बाय सैंपल में क्या होता है, देखो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि अगर आपको गुड्स मिली हैं, अगर सेलर बायर को गुड्स दे रहा है तो जो डिस्क्रिप्शन उसने प्रोवाइड की है और उसका जो बल्क क्वांटिटी जो वो भेज रहा है बायर को, वो दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि डिस्क्रिप्शन आप कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो और जब आप गुड्स दे रहे हो तो वो कुछ और दे रहे हो। और सेम एज सेल बाय सैंपल में होता है कि अगर सेलर कोई सैंपल प्रोवाइड कर रहा है बायर को, तो जो गुड्स वो भेज रहा है, जो बल्क गुड्स वो भेज रहे हैं, वो उस सैंपल के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सैंपल कुछ और प्रोवाइड कर रहा है और जब बल्क गुड्स वो भेज रहा है तो वो कुछ और भेजे। ठीक है ना। तो अभी हमारा सेक्शन 17 हमारा क्या कह रहा है कि अगर कि जो बल्क है वो सैंपल के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये कह रहा है। सेकंड सेइंग दैट बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। तो सेक्शन 17 का फर्स्ट पॉइंट दैट इज ये क्लॉज क्या कह रहा है कि जो सैंपल है वो बल्क के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, एंड बी क्लॉज क्या कह रहा है कि बायर जो है उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू चेक कि जो सैंपल दिया गया था और जो बल्क आया है क्या वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंड थर्ड इट्स सेइंग दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। गुड्स जो है वो किसी भी डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए which would not be apparent on reasonable examination. Now which would not be apparent, अभी apparent क्या, बेसिकली हमारे पास ना दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, लेटेंट एंड पेटेंट। ठीक है, अभी पेटेंट डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो अगर बाय रीजनेबल एग्जामिनेशन, जब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी से मिलती है और अगर उससे वहां पे अच्छी तरह से एग्जामिन कर लेगा तो उसे वो डिफेक्ट्स दिख जाएंगे। सपोज एक टीवी उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, टीवी का सैंपल दिया, अभी उसे 50 टीवी रिसीव हुई हैं। अब यहाँ पर अगर टीवी के ऊपर कोई स्क्रैच पड़ा है या फिर बटन मिसिंग है या ऐसा कुछ है, तो जब अगर बायर को जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तो अगर वो उसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर लेता तो ये पेटेंट डिफेक्ट जो थे उसे वो दिख जाते। और अगर वो उसे दिख जाते तो बेसिकली बायर है यहाँ पर उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड कोई भी ऐसे डिफेक्ट्स जो उसे उस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में भी नहीं देखने को मिलते, कोई लेटेंट डिफेक्ट्स भी अगर होते हैं तो इवन इन दैट केस द बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ठीक है, जैसे कि अभी टीवी जो थी देखने में बहुत अच्छी खासी लग रही थी, लेकिन जब उसको बाद में जब उसको सील किया गया, जब उसको उसके बाद यूज किया तो विद इन 1 वीक 1 to 3 days उसमें प्रॉब्लम आने लगी, अभी वो नहीं चल रही है, तो विच वॉज अनमर्चेंटेबल एक्चुअली। तो उस केस में जो बायर है उसके पास राइट है टू रिजेक्ट द गुड्स। तो अभी पेटेंट डिफेक्ट इस पॉइंट में इसके इंक्लूड नहीं किए गए, बिकॉज इन सेकेंड क्लॉज, इन बी क्लॉज हम देख रहे हैं कि बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर वो पेटेंट डिफेक्ट्स को देख सकता है। तो अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर बायर उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर रहा एंड अगर वो गुड्स को अच्छे तरीके से नहीं देख रहा, उसके बाद उसमें कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, बिकॉज जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने नहीं देखी, तो उस केस में बायर के पास ये राइट नहीं होता कि वो पेटेंट डिफेक्ट को की वजह से गुड्स को रिजेक्ट कर सके। ठीक है, जब उसने बल्क रिसीव किया तो देन ही डिस्कवर्ड कि ये जो इंफीरियर क्वालिटी का है, तो उस केस में जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। Next we have a sale by sample as well as description. Condition as to sale by sample as well as description. तो कुछ केसेस में सेलर जो है वो डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और सैंपल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर वो दोनों केसेस में, मतलब अगर वो सैंपल भी प्रोवाइड कर रहा है एंड डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो गुड्स हैं वो मैच करनी चाहिए विद बोथ। ठीक है, वो सैंपल के साथ भी मैच करनी चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सैंपल के साथ मैच करिए बट डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन के साथ करिए सैंपल के साथ नहीं करिए। तो अगर दोनों चीजें दी हैं तो दोनों के साथ मैच करनी चाहिए, अदरवाइज फायदा क्या दोनों का। ठीक है ना। The next condition we have is condition as to quality और fitness. अभी section 16 जो है वो condition as to quality और fitness की बात करता है। तो अभी अगर जनरली देखा जाए ना
तो जो सेलर होता है उसके ऊपर ऐसा कुछ इम्प्लाइड वारंटी या इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती कि जिस पर्पस के लिए जो सेलर है, जिस पर्पस के लिए जो बायर है वो गुड्स को लेके जा रहा है, वो पर्पस जो है उसका पूरा हो, उसका फुलफिल हो। ठीक है, सेलर के ऊपर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती कि जिस पर्पस के लिए बायर गुड्स को लेके जा रहा है उसका वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। बस सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसने कुछ सैंपल या उसके कुछ डिस्क्रिप्शन दी है, तो जो गुड्स वो बेच रहा है वो उसके सैंपल या डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर बायर ने कुछ गुड्स मांगी है तो जो बायर ने एक्चुअली मांगा है वो सेलर जो है वो उसको डिलीवर करे। सिर्फ इतना ही जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, एज यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देयर आर सम एक्सेप्शंस जिस केस में ये कंडीशन जो है एप्लीकेबल होती है, मतलब कि जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर जिस पर्पस के लिए गुड्स को लेके गया है वो पर्पस उसका फुलफिल होना चाहिए। अभी ये रूल जनरल रूल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये रूल अप्लाई होता है। तो कॉन्सिडर दैट अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट्स होते हैं, इवन इन ओनली इन दैट केस ही कैन रिजेक्ट द गुड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल होटल ऑर्डर्स वुडन चेयर्स आफ्टर चेकिंग अ स्टडी सैंपल। तो सैंपल देखने के बाद एक होटल ने वुडन चेयर्स ऑर्डर की, बट जो डिलीवर्ड चेयर्स थी वो लो क्वालिटी की थी। जो सैंपल में उन्हें रिसीव हुई थी दैट वाज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, बट जब एक्चुअली में चेयर्स रिसीव हुई तो दैट वाज ऑफ लो क्वालिटी। तो यहाँ पर जो होटल है उसके पास ऑप्शन है कि वो अंडर सेक्शन 17 अपनी जो गुड्स है उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल कि एक बेकरी ओनर है, यहाँ पर उसने 100 सैक्स ऑफ व्हीट फ्लोर जो थे वो ऑर्डर किए थे आफ्टर इंस्पेक्टिंग ए सैंपल ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर बल्क डिलीवरी जब उसे हुई तो ही डिस्कवर्ड कि जो फ्लोर है वो इंफीरियर क्वालिटी का है। अभी यहाँ पर जो उसने रिसीव किए थे दैट वाज ऑफ, अभी यहाँ पर उसने जो ऑर्डर किया था दैट वाज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, लेकिन यहाँ पर जब उसने बल्क रिसीव किया सॉरी लेकिन जब उसने बल्क रिसीव किया तो देन ही डिस्कवर्ड कि ये जो इंफीरियर क्वालिटी का है, तो उस केस में जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। Next, we have a seal by sample as well as description. Condition asked to seal by sample as well as description. तो कुछ केसेस में सेलर जो है वो डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और सैंपल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर वो दोनों केसेस में, मतलब अगर वो सैंपल भी प्रोवाइड कर रहा है एंड डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो गुड्स हैं वो मैच करनी चाहिए विद बोथ। ठीक है, वो सैंपल के साथ भी मैच करनी चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सैंपल के साथ मैच करी है बट डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं करी, या फिर डिस्क्रिप्शन के साथ करी है सैंपल के साथ नहीं करी। तो अगर दोनों चीजें दी है तो दोनों के साथ मैच करनी चाहिए, अदरवाइज फायदा क्या दोनों का। ठीक है ना। The next condition we have is condition as to quality और fitness। अभी सेक्शन 16 जो है वो condition as to quality और fitness की बात करता है। देखो अगर जनरली देखे ना अभी, तो जो सेलर होता है उसके ऊपर ये बर्डन नहीं होता। ठीक है, कोई इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होती कि जो सेलर का, देखो अभी अगर जनरली देखा जाए ना, तो जो सेलर होता है उसके ऊपर ऐसा कुछ इम्प्लाइड वारंटी या इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती कि जिस पर्पस के लिए जो सेलर है, जिस पर्पस के लिए जो बायर है वो गुड्स को लेके जा रहा है, वो पर्पस जो है उसका पूरा हो, उसका फुलफिल हो। ठीक है, सेलर के ऊपर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती कि जिस पर्पस के लिए बायर गुड्स को लेके जा रहा है उसका वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। Then, बस सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसने कुछ सैंपल या उसके कुछ डिस्क्रिप्शन दी है, तो जो गुड्स वो बेच रहा है वो उसके सैंपल या डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर बायर ने कुछ गुड्स मांगी है तो जो बायर ने एक्चुअली मांगा है वो सेलर जो है वो उसको डिलीवर करे। सिर्फ इतना ही जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, एज यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देयर आर सम एक्सेप्शंस जिस केस में ये कंडीशन जो है एप्लीकेबल होती है, मतलब कि जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर जिस पर्पस के लिए गुड्स को लेके गया है वो पर्पस उसका फुलफिल होना चाहिए। अभी ये रूल जनरल रूल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये रूल अप्लाई होता है। तो
कौन कौन से एक्सेप्शन है? व्हेन द बायर कम्युनिकेट्स देयर स्पेसिफिक पर्पस टू द सेलर। तो फर्स्ट अगर सेलर जो बायर था, अब ये नॉर्मली बायर सेलर के पास आता, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर मॉडल बताता कि मुझे ये मॉडल का लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अब उस केस में जो सेलर था उसकी कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बायर की तरफ नहीं बनती थी कि जो उसका पर्पस था दैट वाज वीडियो एडिटिंग वो उसका फुलफिल हो, बिकॉज जो बायर था उसने तो सेलर को बताया नहीं भाई मेरा क्या पर्पस था, ठीक है। अब उसको तो नहीं पता जो भी पर्टिकुलर मॉडल अब बायर ने मांगा, सेलर ने उसको दे दिया। अब सेलर की यहाँ पे से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मॉडल उसने मांगा है वो मॉडल सही होना चाहिए, वो जो सेल कर रहा है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। अब उसके ऊपर जो बायर का पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है या हो रहा है उससे सेलर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो बायर था उसने अपना रीजन, अपना पर्पस जो था वो सेलर को बताया था कि मुझे इस पर्पस की वजह से मेरा लैपटॉप चाहिए, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। एंड वो रिलाई भी कर रहा था ऑन स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। तो उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी लैपटॉप को दे रहा है वो उतना एफिशिएंट, उतना परफॉर्मिंग होना चाहिए कि जो बायर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर सके। अगर वो नहीं कर रही रिक्वायरमेंट फुलफिल, तो इस केस में जो बायर है उसके पास राइट है टू रिजेक्ट द गुड और टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? केस है पेल्ट्री वर्सेस मार्शल। तो अभी इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था, ठीक है, वो अभी बायर के पास, अभी जो सेलर था वो बायर के पास क्या, उसने कहा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए बेसिकली टूरिंग के लिए चाहिए, तो कंफर्टेबल होनी चाहिए एंड फास्ट होनी चाहिए ऐसे करके, ठीक है। तो अभी जो सेलर था उसने उसे एक बुगाटी जो थी वो सेल कर दी। अब यहाँ पर जब वो गाड़ी ले गया तो उसके बाद उसे वो अनकंफर्टेबल लगी एंड जो उसका स्पेसिफिक पर्पस था दैट इज फॉर टूरिंग एंड ऑल, वो भी उसका जो था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने सेलर को क्यों किया था, जो सेलर था उसने सेलर ने बेसिकली ये कंटेंट किया था कि जो गाड़ी बाहर लेके गया है वो एक ट्रेड नेम के अंडर सेल की जा रही है। तो अभी ट्रेड नेम में मतलब बेसिकली बुगाटी सेल कर रहा है वो तो बुगाटी के भी जो फीचर्स आएंगे वही फीचर्स उसे मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि भले ही जो बायर था वो एक ब्रांड नेम के अंडर प्रोडक्ट लेके गया था बट फिर भी ही वॉज एक्चुअली रिलाइंग ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर। अभी यहाँ पर बायर ने आके डायरेक्टली तो नहीं कहा था ना कि मुझे बुगाटी चाहिए, ये सेड कि मुझे गाड़ी चाहिए, टूरिंग के लिए चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो बायर जो सेलर था उसने बायर को बुगाटी दी थी। तो भले ही कोई गाड़ी या कोई भी प्रोडक्ट ट्रेड नेम के अंडर ही सेल हो रहा है, लेकिन अगर बायर रिलाई कर रहा है ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर तो यहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बायर का स्पेसिफिक पर्पस है वो फुलफिल हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन टू मर्चेंटेबिलिटी। तो भी ये सेक्शन 16 अंडर सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो जहाँ पर गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन खरीदे जाते हैं और जो सेलर है वो उस डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में डील कर रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरर है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे होलसेलर है, चाहे रिटेलर है, वट एवर। तो एक इम्प्लाइड कंडीशन बनती है कि गुड्स जो है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी बेसिकली क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो नॉर्मली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें इजीली सेल हो जाए, ठीक है। अब एक टीवी है, ठीक है, टीवी है लेकिन वो स्क्रीन ही नहीं है, दिखा ही नहीं रही है कुछ, मोबाइल फोन है उसकी, उसका कॉलिंग फीचर काम नहीं कर रहे हैं या उसका मोबाइल कैमरा काम नहीं कर रहा है, या फिर अ, एक रेफ्रिजरेटर है जहाँ पे आइस ही नहीं बन रही है। तो वो सब जो गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं होते हैं। मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इजीली उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, दैट इज मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो एक सेलर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंडीशन होती है कि जो गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो देन इवन द बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। देन कंडीशन एज टू होलसमनेस। अभी अगर गुड्स जो है वो नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, जैसे मोबाइल फोन था, रेफ्रिजरेटर था और टीवी था, लैपटॉप था, तो वो सब उस पे कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल होती है। एंड अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, दूध हो गया, दही हो गया, माखन हो गया, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स जैसे हम कहते हैं, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो उन केसेस में होलसमनेस का जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल होती है कि जो गुड हैं वो अगर ईटेबल्स हैं तो वो फूड स्टफ जो भी है तो वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होलसम होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बंदा खाए और बीमार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होलसमनेस की जो कंडीशन है वो उस चीजों में
एप्लीकेबल होती है। अभी बायर ने एक सील पैकेट ऑफ ब्रेड खरीदा, लेकिन जब उसने खोला तो उसपे फंगस लगी हुई थी, तो दैट प्रोडक्ट इज नॉट होलसम, वो नहीं खा सकता, इट वाज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, ठीक है ना। तो कंडीशन एज टू होलसम भी जो है वो बायर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्ट बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। तो अभी कुछ जो चीजें हैं वो यूजेज ऑफ ट्रेड से चलती आई हैं, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो बनती है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर की, जो अगर कोई यूजेज ऑफ ट्रेड से चीज चल रही है तो उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बंदा बासमती राइस खरीद रहा है, तो अभी देखो बासमती राइस की एक छवि बनी हुई है दिमाग में, दैट प्योर वाइट चावल हैं, बड़े बड़े दाने हैं, ठीक है, इट हैज लॉन्ग ग्रेन्स एंड ऑल, तो वो एक यूजेज ऑफ ट्रेड चलता आ रहा है। तो अगर जब भी कोई बंदा बासमती राइस खरीदेगा तो एक छवि जो है उसके दिमाग में आएगी। अभी प्योर कॉटन फैब्रिक है, तो कॉटन फैब्रिक मतलब प्योर कॉटन है वो, उसमें कोई ब्लेंड नहीं है सिंथेटिक फैब्रिक का, ठीक है। तो अभी ये जो चीजें हैं वो यूजेज ऑफ ट्रेड से चलती आ रही है कि एक छवि, एक चीज जो है वो एक मतलब है। देन वी हैव वारंटीज। नाउ वारंटीज है, अभी वारंटी भी बेसिकली दो ही तरह की है, एक्सप्रेस वारंटीज एंड इम्प्लाइड वारंटीज। जैसे एक्सप्रेस कंडीशन थी, इम्प्लाइड कंडीशन थी। एक्सप्रेस वारंटीज क्या है, जो एक्सप्रेसली अग्री की गई हैं बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारी एक्सप्रेस वारंटीज है। एंड इम्प्लॉयज वारंटी जो कि बाय लॉ अपने आप इम्प्लाई हो जाती है, वो हमारी इम्प्लाइड। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो एक्सप्रेस जो है वो प्रिवेल करेंगी ओवर द इम्प्लाइड कंडीशन। तो अभी क्या हमारे पास एक्सप्रेस, तो अभी पहली वारंटी क्या है कि क्वाइट पोजेशन की। सेक्शन 14 क्लॉज बी हमें इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन कह रहा है। यहाँ पर क्या है कि अगर बायर ने किसी गुड्स की पोजेशन ली है तो उनके पास राइट है टू एंजॉय देम विदाउट इंटरफेरेंस। अगर बायर का ये राइट जो है पोजेशन या एंजॉयमेंट, या अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनके पास राइट है टू डैमेजेस क्लेम करने का फ्रॉम द सेलर। बायर जो था उसने सेलर से एक गाड़ी खरीदी, अभी गाड़ी खरीदी उसने, तो उसके पास राइट है ना कि अभी पोजेशन उसके पास आ गए, तो भी उसके पास राइट है कि वो उस गाड़ी को एंजॉय कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के। अभी बाद में पता चला कि ये गाड़ी जो थी वो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, अभी पुलिस जो थी वो आ गई कि ये तो गाड़ी स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो इसे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बायर का राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। तो अभी सेलर जो बायर है वो सेलर को स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस। देयर वाज आल्सो केस दैट मेसन वर्सेस बर्मिंघम, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ ने एक टाइपराइटर परचेज किया था फ्रॉम डिफेंडेंट, ठीक है, और उसने उसके ऊपर जैसे कि 11 पाउंड जो थे वो खर्चे थे उसको जो भी रिपेयर वगैरह करने के लिए। बाद में पता चला कि जो टाइपराइटर था दैट वाज स्टोलन प्रॉपर्टी और प्लेंटिफ को उसे रिटर्न करना पड़ा था टू इट्स ट्रू ओनर। तो यहाँ पर इट वाज हेल्ड अ ब्रीच ऑफ वारंटी इम्प्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि जो बायर है उसके पास एक क्वाइट पोजेशन वो एंजॉय करेगा। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है प्राइस ने पे किया था, और जो इनकी कॉस्ट वो दोनों की दोनों ही वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वारंटी दैट फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, कि अगर बायर जो है कोई गुड्स खरीद रहा है तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस या कोई इनकम्बरेंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फ्री, और किसी चार्ज के फेवर में, इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, जो बायर की है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के सी जो था उसने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी डी से, बाद में उसे पता चला कि जो बाइक थी उसके ऊपर एक लोन लिया गया था और वो लोन अनपेड है। तो जो अभी ये जो इनकम्बरेंस थी वो डिस्क्लोज नहीं की गई थी, तो जो डी है वो लायबल है टू कंपनसेट सी। एक और चीज है कि जो ही इनकम्बरेंस है या चार्ज है वो बायर को डिस्क्लोज नहीं किया होना चाहिए। अगर वो डिस्क्लोज किया है और अगर बायर फिर उसके बाद भी रेडी है और उसने माना कि ठीक है मैं दे दूंगा, तो उस केस में जो बायर है वो सेलर को स्यू नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे नहीं बताया गया था और उसकी जो पोजीशन है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो उस केस में जो बायर है वो डैमेजेस रिकवर कर सकता है फ्रॉम सेलर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हमारी जो इम्प्लाइड वारंटी थी, वारंटी और कंडीशन में हमारी इम्प्लाइड वारंटी भी बनती है कि जो गुड्स अगर मतलब यूजेज ऑफ ट्रेड से चल रहे हैं तो वो गुड्स जो है वो मैच करने चाहिए। जैसे बासमती राइस वाली एग्जाम्पल मैंने दी थी, और जो मैंने वो सिल्क वाली एग्जाम्पल दी थी, कॉटन वाली एग्जाम्पल दी थी, हम वही लिख सकते हैं। अभी सेक्शन 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि कोई भी एक्सप्रेस वारंटी या कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन को नेगेटिवेट नहीं करती। मतलब एक्सप्रेस कंडीशंस जो हैं वो अलग से चल रही हैं, इम्प्लाइड जो है वो अलग से चल रही हैं, और ये नेगेटिवेट नहीं करेंगी अनटिल और अनलेस कोई एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो एक्सप्रेस जो है वो ऑब्वियसली प्रिवेल करेगी, ठीक है।
So this was the concept of express and implied conditions. I hope you like my video. तो इसमें हमने आज बेसिकली सेक्शन 16 का कर लिया, अभी 17 तक कर लिया। अभी कल लेक्चर में हम अपना लेक्चर 6 में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अभी इस वीडियो में अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।